चाहिए। मयूर पारिक साहब, ये एक सही तरीका होगा। ये जो हम लोग चुनाव से पहले भी कई बार हम लोग चर्चा कर चुके थे और हमारे साथ हर्षवर्धन जी भी हैं, वो भी कई चर्चा में शामिल थे। लेकिन मयूर जी, जो अलग अलग क्षेत्रवार हम लोग देख रहे थे राजनीति, हर क्षेत्र की अपनी अलग राजनीति थी, हर क्षेत्र पे कोई ना कोई दल डोमिनेट रहता था। लेकिन इस बार वो सारा कुछ पलट गया, मतलब एक तरफा होता दिखा। मुंबई की बात करें, कोंकण थाने रीजन की बात करें, पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर महाराष्ट्र की बात करें, मतलब एक तरफा हो गया। क्या लगता है आपको कि यहाँ पे क्षेत्रीय मुद्दे हावी नहीं हो पाए? नहीं, बिल्कुल भी हावी नहीं हो पाए। अभी देखिए, इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े आ रहे हैं वो बड़े ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जैसे कि मालेगांव सेंट्रल के अंदर 90% मुस्लिम वोटर्स हैं। वहां पे कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2% वोट मिला है और कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट चौथे नंबर। जबकि यहीं पर लोकसभा के दौरान कांग्रेस पार्टी को टोटल 1 साइड वोट मिला था, मतलब कि महाविकास आघाड़ी को 1 साइड वोट मिला था। पूरे के पूरे धुरे के अंदर एनडीए जो है वो 1,96,000 की लीड लेके जा रहा था और सिर्फ मालेगांव सेंटर में 198,800 वोट 1 साइड गया था और 1,500 मत से लोकसभा का सांसद जो था वो चुनाव हार गया था महायुति। तो करके ये एक वोटिंग पैटर्न में चेंज है। दूसरा हमने वोटिंग पैटर्न में चेंज देखा, नवाब मलिक की भी हालत हुई है, वो चौथे नंबर पर है। नवाब मलिक को भी वो वोट नहीं मिल पाए, जबकि वो अजीत पवार की पार्टी से जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे हमने पूरे के पूरे महाराष्ट्र में कई सारी सीटों के ऊपर लोगों के वोटिंग पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव देखा। और ये जो बदलाव है, ये बदलाव संकेत इस बात का है कि महाराष्ट्र की जनता ने बिल्कुल महाविकास आघाड़ी को नकार दिया। देखिए, अब यहां से आगे कोई सोचने वाली बात नहीं हो। जिस पार्टी को टुकड़े होने के बाद में मुश्किल से 20 सीट मिले, मैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात कर रहा हूं, वो अब यहां से आगे क्या सोचेंगे? क्योंकि 55 सीटें तो वैसे ही आपका सिंबल ले लिया, आपके विधायक ले लिए, जनता की अदालत में चले गए, कोर्ट में भी केस जीत गए और जनता ने उनको 55 एमएलए दे दिए। देखिए, सुपर 30 फिल्म में एक डायलॉग है, वो बड़ा ही फेमस डायलॉग, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो लायक था वो राजा। आज की तारीख में ये डायलॉग जो है वो जनता ने बिल्कुल शरद पवार और उद्धव ठाकरे इन दोनों को सुना दिया हो, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। मयूर पारिक साहब, आपके पास मैं एक छोटा सवाल लेकर आ रहा हूं, क्योंकि इस पे पहले चर्चा हो रही थी, उस वक्त आपका रिएक्शन नहीं लिया था, क्योंकि वहां के स्थानीय राजनीति को आप ज़्यादा बेहतर बता रहे हैं कि अब ये काफ़ी ज़ोर से चल रहा है कि सीएम तो अब एकनाथ शिंदे नहीं होंगे और देवेंद्र फडणवीस इस बार नहीं मानेंगे। पिछली बार तो फ़ोन वर्क करके मना लिया गया था, इस बार नहीं मानेंगे। आपका वहाँ का लोकल सेंस क्या कह रहा है? देखिए, बिल्कुल संक्षिप्त में बताइएगा, फिर आगे चलूँगा हर्षवर्धन जी के पास। चीफ मिनिस्टर जो है वो बीजेपी का ही बनने जा रहा है, ये बात आप लिख लीजिए। 133 सीट्स पे लीड है और 13 अपक्ष जो है वो चुनाव जीत के आए हैं। 4 अपक्ष और एक 2-2 सीट वाले छोटे मोटे कैंडिडेट्स और अलग अलग छोटी मोटी पार्टियों के। अगर ये 133 प्लस 13 कर दिए जाए तब भी 146 बहुमत से एक सीट आगे है। तो जहां पे बीजेपी को एब्सोल्यूट पावर दिख रही है, वहां वो पावर क्यों शेयर करे? और जहां तक मेरा अनुमान है, देवेंद्र फडणवीस को निश्चित तौर पर मौका मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। हालांकि मैं उनका ऑन टेलीविजन ऑन स्क्रीन हमेशा टीकाकार रहा हूं, लेकिन मेरा यह मानना है कि मौका जो है वो उन्हीं को मिलेगा। बिल्कुल, यही आपकी खासियत है, जो सच्चाई वो बता रहे। हर्षवर्धन जी, इसमें 2 नारे काफ़ी तेज़ी से चले थे, वोट जिहाद और एक था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसका दूसरा पहलू भी था कि बटोगे तो कटोगे। तो जैसा कि हमने देखा, क्षेत्रवार विश्लेषण जो हमारे पैनलिस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे बिल्कुल एक तरीके से महाविकास आघाड़ी को नकार दिया गया। कांग्रेस का परफॉर्मेंस जहाँ पहले बहुत अच्छा होता था वहाँ नहीं हो पाया। मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में भी, अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में भी कांग्रेस को वोट बहुत परसेंटेज नहीं मिला। तो वोट जिहाद को जनता ने सिरे से नकार दिया, कहना सही होगा?
मतलब कम से कम आंकड़े तो यही कह रहे हैं। अब ठीक है कि जहां मुस्लिम बहुल ऐसी विधानसभाएं हैं, समाजवादी पार्टी भी 2 सीटें जीत गई और नवाब मलिक को हराने के लिए, अबू आजमी को जिताने के लिए शिवाजी नगर मानखुर्द में हुआ, लेकिन अणुशक्ति नगर में सना मलिक जीत गई। अब वो फहद अपनी कुछ बात कह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो जो देवेंद्र फडणवीस ने अभी प्रेस वार्ता में भी कहा, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने वोट जिहाद को फेल कर दिया। और अगर हम रीजन वाइज बात करें तो आप कल्पना कीजिए, मुंबई, ठाणे और कोंकण, ये जो इलाका जो महाराष्ट्र में शिवसेना की सबसे उर्वर जमीन हुआ करता था, अब इसका आप थोड़ा और आगे का सोचें तो बीएमसी का चुनाव बहुत समय से नहीं कराया जा रहा है। शिवसेना का बड़ा उसमें प्रभुत्व हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब अगर ये स्थिति हो रही है तो फिर तो बीएमसी में भी शिवसेना कितनी ताकतवर रह जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा एक रीजन था विदर्भ का, जहां लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई थी। वही विदर्भ जहां नागपुर में खुद देवेंद्र फडणवीस हैं, देवा भाऊ की एक तरह से कहें कि प्रतिष्ठा दांव पर थी, तो वहां नाना पटोले भी थे। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से रणनीति बनाई, ये जितनी एग्रेरियन क्राइसिस, किसान की समस्या, सोयाबीन, कपास, वो सब क्या क्या बताया गया, उन सब को जिस तरह से एक तरह से कहें कि डाइल्यूट करके उसके ऊपर अपनी वाली राजनीति आगे बढ़ाई, ये कमाल की बात है। और जिसको हम कहते हैं समन्वय संतुलन, उसकी राजनीति भी देखने को मिली। एक और बड़ा फैक्टर था, कई बार लोग कहते हैं कि 14 से क्या, वो 24 से क्या बदल गया। 24 से सबसे बड़ा तो ये बदला कि ये राजनीति में कोई भी मुद्दा ओटीपी होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है, उसी को बार बार नहीं चला सकते। 24 में वो चला था संविधान, दलित आरक्षण, 24 में ये चला था कि गद्दार हैं, ये सब चले गए। अजीत पवार और उद्धव ठाकरे, जो शरद पवार के सामने, अजीत पवार और उद्धव ठाकरे के सामने एकनाथ शिंदे थे। इस सब से इतर क्या हुआ, आपने जाति विभाजन खूब कराया, मराठा आंदोलन, तो ये अब मनोज जरांगे पाटिल का क्या हुआ, मुसलमान उलेमाओं के साथ वो बैठक कर रहे थे। तो कई ऐसी चीज हुई। उसी चुनाव के बीच में संघ की कितनी जरूरत है भाजपा को, इसका बयान नड्डा जी की तरफ से आया। अब वो पूरी तरह से, तो क्या बदला, ये बहुत साफ साफ दिख रहा है। और ये तीनों पार्टियां एक साथ चल रही थी, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं था, एकदम क्रिस्टल क्लियर था, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, किस तरह से राजनीति में हिंदुत्व विकास आगे। उधर क्या था, हमको मुख्यमंत्री बना दो, संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे। उद्धव ठाकरे भी वही दबाव बनाते रहते थे। नाना पटोले अपना बांह चढ़ाए रहते थे। शरद पवार को लगता था कोई नया नेता बने तो सुप्रिया सुले की किस्मत चटक सकती है क्या। तो एक तरह से देखें तो दोनों जो ये 3-3 पहिए वाली ऑटो चल रही थी, वो बड़ा स्पष्ट था। और ऑटो में देखिए एक बात समझिए, ऑटो अच्छा चालक हो, कमांड में चलाए तो जल्दी पहुंचाती है, बड़ी जल्दी रफ्तार पकड़ती है। लेकिन अगर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाए ना तो भयानक लुढ़कती है। वो जो महाविकास अघाड़ी वाली भयानक दुर्घटना भी करती। बिल्कुल आपने सही कहा। एक और बड़ी पते की बात आपने कही, ओटीपी। तो राकेश शेट्टी साहब, कांग्रेस उसी ओटीपी के सहारे चल पड़ी जिस ओटीपी के सहारे लोकसभा में प्रदर्शन किया था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो विदर्भ का रहा। विदर्भ में आप लोगों का परफॉर्मेंस इतना बेहतर था, मुद्दे भी वहाँ अभी भी ज्वलन थे, किसानों के मुद्दे वहाँ पे ज्वलन थे, जातिवाद का मुद्दा ज्वलन था, फिर भी आप लोग पिछड़ गए। अब क्या लगता है कि आप लोग को आने वाले दिनों में अपनी राजनीति बदलनी होगी वहाँ पे? देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने जो एनालिसिस किया, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। ये जरूर है कि नहीं, वो ये बात कर नहीं? रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व को वोट मिला। नहीं, मैं कंप्लीट कर लूंगा अपनी बात। त्रिपाठी जी ने जो कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वोट मिला है, वो गलत बात है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को रिजेक्ट किया है, इसलिए उनको 48 में से 17 सीटें आया और हमें 31 आए थे। ये जो वोट मिला है, ये एकनाथ शिंदे जी को और देवेंद्र फडणवीस जी को, अजित पवार को इसलिए मिला है क्योंकि लाडली बहना स्कीम उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया और बहनों को पैसे भी मिले और उसका मार्केटिंग भी सही ढंग से किया। इसके अलावा ये कितने ईमानदार है सब जानते हैं। जो देवेंद्र फडणवीस जितने भ्रष्टाचारी को सबको साथ में ले लिया, जो अजित पवार को जेल भेजने वाले थे उनको बाजू में बिठा दिया, जो अजित पवार 70,000 करोड़ सिंचन घोटाला उसको साथ में लेके सरकार चलाए, ये इनका कोई भी ईमानदारी, इनका क्लियरिटी उसके लिए नहीं मिला है, सिर्फ लाडली बहना के लिए मिला है। जहां तक कांग्रेस की बात है या राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गठ की बात हो या उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, ये हमें एनालिसिस करने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन और बेहतर करने की जरूरत है। और हम
आगे के चुनाव में इसको करेंगे और सत्ता फिर से हाथ में ले लेंगे। हालांकि लाडली बहना योजना पे आप ज़्यादा जोर दे रहे हैं। एक तरीके से आप शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को ही बता रहे हैं कि भैया तुम्हारे वजह से जीत मिले, बीजेपी का योगदान यहाँ पे नहीं है, तो उधर की तरफ भी आपका इशारा है। लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, मैं आपके पास आऊँगा। सवाल ये है कि अब यहाँ से आगे क्या, जब इससे पहले स्थिति ये थी कि भाजपा के लिए एक मजबूरी भी थी कि हमें सबको साथ लेके चलना है, शिंदे गुट को भी लेके चलना है और बाकी को भी साथ लेके चलना, अजीत पवार को भी साथ लेके चलना है। बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, उनको हम लोगों ने, उनको भाजपा ने संभाला भी, काफ़ी बर्दाश्त भी किया। तो क्या वो अब उसी स्वरूप में चलता रहेगा बैलेंस बना करके, कि या फिर अब यहाँ पे भाजपा थोड़े से बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, क्योंकि आपके पास सीट तो बहुत ज़्यादा है और बहुत बहुमत से बहुत कम ही रहने वाले हैं। इस बार का स्वरूप कैसा रहेगा? देखिए भाजपा बड़े भाई की भूमिका में तो इलेक्शन के पहले भी थी और बड़े भाई की भूमिका में ही इलेक्शन लड़ा गया। देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा गया और डायरेक्शन शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर थे, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा और यह हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि भाजपा जो गठबंधन की राजनीति है वह उसके जो भी आयाम है उनको पूरी तरह से अपना के चलती है, मान के चलती है। चाहे वह बिहार में जेडीयू के साथ हमारा गठबंधन हो या महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे ग्रुप के साथ और अजीत पवार की एनसीपी के साथ। तो जो गठबंधन का धर्म है उसको हम पूरी तरह निभाते हैं, लेकिन गठबंधन के धर्म में यह बात सभी मिलके चलते हैं। देखिए अल्टीमेटली जब बैठ के यह तय होगा कि कौन सीएम बनेगा, क्या होगा, तो यह केंद्रीय नेतृत्व और कई फैक्टर्स को देख के किया जाएगा। इसलिए हमें नहीं लगता कि हमारे बीच में इस बात का मनमुटाव होगा। जब हम बड़ी भूमिका 105 सीटों के बाद भी डिप्टी सीएम के अंदर देवेंद्र फडणवीस रहे थे, तो ऐसा नहीं होता कि गठबंधन में केवल कोई एक ही पक्ष के अंदर बार्गेन होता है, सभी चीजें मिलके चलती हैं। मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व बैठ के सभी चीजों को ध्यान में रखते आपस की सहमति से यह निर्णय लेंगे और जो बेस्ट होगा। और इलेक्शन का रिजल्ट का इम्पैक्ट जो है वो तो जरूर आएगा ही। अगर भाजपा का 89% का स्ट्राइक रेट है तो शिंदे साहब का भी 68% का स्ट्राइक रेट है और अजीत पवार जी का भी 69 अग्रवाल साहब की जरूरत किसकी कितनी रहती है, किसकी कितनी जरूरत होती है, काफी हद तक कामकाज पर ये निर्भर करता है। लेकिन इस बीच बीडी सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे थे जब आप बोल रहे थे, तो बीडी सिंह साहब। लक्ष्मण जी जो बता रहे थे कि जो है मतलब भी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जो है एनालिसिस कर रहे थे, तो वो एनालिसिस में कुछ बातें मैं जोड़ना चाहता हूं। पहली बात तो ये महाराष्ट्र की जनता ने ये प्रूव कर दिया कि जो है ये असली शिवसेना कौन है और नकली शिवसेना कौन है। जो चुनाव आयोग ने जो सिंबल दिया था वो सिंबल को प्रूव कर दिया कि असली शिवसेना माननीय शिंदे साहब की है। जो दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि जो उद्धव जी के बारे में बता रहे थे त्रिपाठी जी, बहुत सही बोल रहे थे। एक्चुअली आप लोग को मालूम होगा कि बहुत पहले जो है वो क्या कहते हैं बाला साहब ठाकरे ने एक वक्तव्य दिया था कि अगर हमको कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा तो मैं अपनी दुकान को बंद कर दूंगा, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। वही गलती जो है उद्धव जी करके जो है कांग्रेस से हाथ मिला लिए और कांग्रेस के हाथ मिलाने की वजह से जो है क्या कहते हैं जो महाराष्ट्र की जनता है इनकी दुकान पूरी तरह से बंद कर दी। दूसरा फैक्टर ये है कि शरद पवार साहब जो है महाराष्ट्र के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनकी जो है एक अंदरूनी कामना थी कि मेरे जाते जाते जो है किसी तरह से मैं शिवसेना को खत्म कर दूं, तो उनकी भी मंशा पूरी हो गई। उसमें जो है रावत साहब भी मदद किए जो है, तो इस तरह से पूरी तरह से जो है खत्म करने में उसमें शरद पवार साहब का भी हाथ है। तीसरा फैक्टर ये है कि अभी जो है कुछ हमारे बड़े लीडरों को जो है उद्धव साहब के जो कुछ एमएलए हैं उनका भी फोन आना चालू हो गया है। एक्चुअली होता क्या लाइफ में आप भी जानते हैं, त्रिपाठी जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब जो नाव बंद हो डूबने की कगार पे आ जाती है तो जो नाव चालू रहती है, जिस तरह से अभी एकनाथ शिंदे साहब की नाव जो है पूरी तरह से एकदम जो है गंगा में प्रवाह कर रही है, तो उसमें बैठने के लिए तैयार है।
तो हमारे नेता लोग जी पूरा उसके स्वागत करने के लिए भी तैयार है। अनिश गढ़वे साहब, ये बड़ी बात यहाँ पे कह दी खुल करके कि अगर उस नाव पे बैठने को तैयार हैं तो हमारे नेता लोग भी तैयार हैं बैठने के लिए। अब तो जो चुनाव के नतीजे आए हैं, चूंकि कहा जाता है कि लोकसभा तो केंद्रीय नेतृत्व को देखकर लोग वोट देते हैं, विधानसभा चुनाव में स्थानीय नेतृत्व को देखकर लोग वोट देते हैं। तो जो नतीजे तो साफ हैं कि उद्धव ठाकरे में अब लोग बाला साहब ठाकरे की छवि नहीं देख रहे हैं और अब समय आ गया उद्धव ठाकरे को कुछ बड़ा कदम उठाने का, मुख्यमंत्री की कुर्सी ना भी मिले लेकिन अपनी दूरियां बढ़ाएं कांग्रेस की तरफ से, या फिर अकेले जाएं या फिर वापस अपने पुराने गुट में भाजपा के साथ आ जाएं। हालांकि भाजपा को जरूरत तो उनकी होगी नहीं, लेकिन अभी उद्धव गुट को अपने अस्तित्व की जरूरत है, अस्तित्व बचाने की। सबसे पहली बात किसको किसकी जरूरत है और हम कहाँ जाएंगे ये हमारा फैसला रहेगा। हमें जिस पार्टी ने शिवसेना को 2 विभागों में तोड़ा है उस पार्टी के साथ शिवसेना कभी नहीं जाएगी, ये सबसे पहली बात। हमारा मकसद सत्ता पाना नहीं है। आज हमारे पास 22 एमएलए आ गए हैं, कोई बात नहीं, हमारे 22 एमएलए महाराष्ट्र की विधानसभा में वो आवाज उठाएंगे जिसके बाद देखिए पार्टियां कभी खत्म नहीं होती। ये राजकारण है, यहाँ पे 5 साल के बाद आपको दोबारा से सब जनता के सामने जाना है। एक वक्त था जिस समय पहले ही इलेक्शन में 13 एमएलए चुन के लाए थे मनसे ने, लेकिन अपने उस उसूलों पे, वचनों पे वो नहीं टिकी। आज देखिए वो कहाँ है। ठीक है, आज आपने 4 महीनों में जो जादू की छड़ी घुमा दी ना महाराष्ट्र पे, वो 1500 रुपए जो घुमा दिए ना जादू की छड़ी के, क्योंकि 4 महीने पहले क्या था आप सबने देखा है, महाराष्ट्र की जनता ने अपना रुख बता दिया था। लेकिन आज अगर आपने वो जादू की छड़ी घुमा दी है और देखते ना महाराष्ट्र का विकास आगे, क्योंकि महाराष्ट्र का विकास ये सबसे पहली बात है। अगर महाराष्ट्र का विकास इन आने वाले महीनों में, सालों में नहीं होता है, हम वहां पे महाराष्ट्र की असेंबली में हैं, महाराष्ट्र की जनता ने हमें घर पे नहीं भेजा है। आज 22 एमएलए है शिवसेना के कम से कम वहां पे, ये देखिए, और वो 22 एमएलए 122 एमएलए का काम करेंगे वहां पे और इस सरकार पे वो अंकुश रखेंगे। और उसके बाद देखते हैं ना महाराष्ट्र की जनता फिर इनको अपने पुनः स्वीकार करती है कि नहीं करती है। हम जाएंगे। और बाला साहब के हिंदुत्व की बात करते हैं, ये कांग्रेसियों की बात करते हैं। आज 48 से 49 नेता है भारतीय जनता पक्ष में और ये शिंदे गुट में कांग्रेस से आके भरे पड़े। आज आदित्य साहब के खिलाफ जो लड़ने वाले थे मिलिंद देवरा, वो कहाँ के हैं? वो भाजपा के थे। वो भाजपा से कहां से घूम के आए? आप वो सब चीजें हमें ना बताया। अशोक चौहान जी कहना चाहते हैं, बीडी सिंह साहब बताएं। सारे नेता बीडी सिंह साहब कुछ कह रहे थे। गढ़वी जी मैं बोलना चाहता हूं, आप कौन सी विकास की बात कर रहे हैं? जो 2.5 साल में कोस्टल रोड के काम रुकाने की बात कर रहे हैं कि जो है मेट्रो का जो 2.5 साल में शुक्र मानो शिवसेना का राज था, नहीं तो आपको ऑक्सीजन तक नहीं देते थे महाराष्ट्र को। ये क्या होता है ना, हमारी मेमोरी थोड़ी शॉर्ट रहती है। हम वो सब नहीं सोचते जो 2.5 साल पहले हुआ था। हमने कल परसों आई हुई टोल माफी और कल परसों आई हुई वो जादू की छड़ी 1500 रुपए से हमने महाराष्ट्र का वोटिंग घुमा दिया। लेकिन 2.5 साल पहले महाराष्ट्र का 40,000 करोड़ जिस दिन देवेंद्र फडणवीस का सरकार हटा के देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र को दे दिया, जिस दिन देवेंद्र फडणवीस का सरकार यहां से गया, महाराष्ट्र को वैक्सीन नहीं मिले, महाराष्ट्र को ऑक्सीजन नहीं मिला, आईसीयू बेड डिफेक्टेड मिले, आईसीयू मशीन डिफेक्टेड मिले, रेमडेसिविर के लिए आपने देखा रहेगा क्या हो रहा था महाराष्ट्र में। ये कोविड का समय था। कोविड के समय में नरेंद्र मोदी जी कौन से महाराष्ट्र के गली गली में या फिर दिल्ली के गली गली में घूम रहे थे? 2.5 साल में कुछ काम नहीं हुआ। 6.5 लाख करोड़ ये आरोप प्रत्यारोप अनिश जी चलता रहेगा, ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। अब तो जनता को जो देखना था जनता ने देख लिया और उसके आधार पर वोट भी दे दिया है। और अब यहाँ से कौन जीता कौन हारा तो तस्वीर साफ है, लेकिन अब सबके मन में यही सवाल है कि अगले सरकार की रूपरेखा क्या होगी, उनके कामकाज में क्या बदलाव आएगा। और सबसे बड़ी बात कि उसका असर, महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे का असर सीधे तौर पर केंद्र सरकार के कामकाज पर भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो इन दोनों सवालों को लेकर मयूर पारिक साहब और हर्षवर्धन जी आपके पास आऊँगा, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद आऊँगा वापस, कहीं जाइएगा नहीं।